हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। साइंस का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन। ये जो विटामिन है ये आपका सिर्फ और सिर्फ सीजीटेट में काम नहीं आएगा, ये हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। तो अगर आप अभी कैरी कर लेंगे तो आपका आगे कभी ये काम आ जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो विटामिन है इसका अगर खोजकर्ता बोला जाएगा तो H.G. हॉपकिन और लिपनहॉक, ये दोनों जो है ये विटामिन के खोजकर्ता हैं। और अगर विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया तो विटामिन शब्द का जो प्रयोग है ये फंक ने किया है। क्लियर है? खोजकर्ता कौन है? H.G. हॉपकिन और लिपनहॉक है। और विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया तो विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया सर्वप्रथम। क्लियर है? अब देखिए, जो विटामिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, इतने प्रकार के हम विटामिन पढ़ने वाले हैं, जिसमें से अगर देखा जाएगा वाटर सॉल्युबल या जल में घुलनशील, कौन सा विटामिन है जल में घुलनशील? विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो है वाटर सॉल्युबल या फिर जल में घुलनशील होता है। तो देखिए, जल में घुलनशील है बी और सी है। यहाँ पे मैंने बी में लिखा है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जब हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे तो बी में सिर्फ एक ही नहीं है, बी के अंतर्गत B1, B2, B3 ऐसा करते करते पूरा B12 तक अपन जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, पूरे जो B12 तक, B1 से पूरे B12 तक का जो विटामिन है, जैसे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, B12 तक हम पढ़ेंगे, B1 से स्टार्ट होगा, तो पूरे B1 से B12 तक जितने विटामिन बी की कैटेगरी वाले हैं ये पूरे के पूरे कैसे हैं? जल में घुलनशील हैं। इसीलिए सिर्फ बी नहीं, बी कॉम्प्लेक्स मतलब पूरे बी का जितना विटामिन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो विटामिन बी और विटामिन सी, और अगर विटामिन बी नहीं देगा तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल, मतलब वसा में घुलनशील। तो कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? देखिए, बी और सी तो निकल गया, कौन कौन सा बच गया? ए बच गया, डी बच गया, ई बच गया और के बच गया। क्लियर है? ये ए बी सी डी ई और के, ए बी सी डी ई और के, इतने प्रकार के विटामिन होते हैं, जिसमें से बी और सी वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल है ए डी ई और के। क्लियर है? ये अब जिसमें से देखिए, ये जो डी और ये जो के है ना, इसके बारे में मैं यहाँ पे विशेषता लिखी हूँ कि विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण हमारी बॉडी में ही हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन के, ये दोनों विटामिन का जो निर्माण है हमारी बॉडी में होता है। अगर पूछेगा कि ऐसे कौन से विटामिन है जिसका निर्माण हमारी बॉडी में होता है, तो विटामिन डी और विटामिन के, ये दो ऐसे विटामिन है जिसका निर्माण हमारी बॉडी में होता है। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले, पूरे विटामिन के नाम। पहले विटामिन कौन कौन सा, तो मैं तो आपको अभी बता चुकी हूँ कौन कौन से विटामिन होते हैं। अब उन विटामिन के नाम और उसकी कमी से, उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, या उस विटामिन की वजह से उसमें क्या किस चीज में वो हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कोड एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। ये मैं अपने से बनाई हूँ क्योंकि स्टार्टिंग लेटर को लेकर के आपको अगर दूसरा कोड से याद होता है तो आप दूसरा बनाइएगा, मैं अपना यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, चीजें याद होनी चाहिए बस। ठीक, तो देखिए, रेथारा निपेपा बायोफॉलिसाइनो एकैटोफी। रेथारा, रे से हो जाएगा रेटिनॉल, था से हो जाएगा थाइमिन, रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन। ये सब अलग अलग है। देखिए, ये विटामिन ए है, सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, विटामिन ए के बाद हम लोग B1 पढ़ेंगे, फिर B2 पढ़ेंगे, फिर B3, तो ऐसे करते करते कुछ कुछ बीच का गैप वाला कुछ छूटेगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो छूट जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो विटामिन ए है ये इसको क्या बोला जाता है, आपका रेटिनॉल कहा जाता है, था से थायमिन, रा से राइबोफ्लेविन, फिर नेक्स्ट है नी से आ जाएगा आपका निकोटिनेमाइड, या उसी को नियासिन बोला जाता है। पे से आ जाएगा पेंटाथोनिक एसिड या पेंटाथीनिक एसिड बोला जाता है इसको। फिर नेक्स्ट पा से हो जाएगा आपका पायरिडॉक्सिन, फिर बायो से हो जाएगा बायोटिन, नेक्स्ट है फॉली से हो जाएगा फोलिक एसिड। ठीक है, साइनो से हो जाएगा साइनोकोबाल एमीन, नेक्स्ट है ए से हो जाएगा आपका एक्सकार्बिक एसिड, नेक्स्ट है कै से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, नेक्स्ट है टो से हो जाएगा टोकोफेरॉल, और लास्ट है फी से हो जाएगा फिलोक्विनिन, या इसी को और क्या बोला जाता है, नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन को इसी को बोला जाता है नेफ्थोक्विनोन।
क्लियर है ये। तो इसको क्या करिएगा, एक बार कोड लिखिएगा आप लोग, ठीक है, एक जो लाइन है ऐसा लाइन से लिखिएगा, ऐसा लाइन करके कोड लिखिएगा और उसके बाजू में सिर्फ डिकोड लिखिएगा, ताकि जो कोड है उसको डिकोड करना आप 2 टाइम्स इसको पढ़ेंगे तो ये 2 टाइम्स में याद हो जाएगा, या 2 बार आप लिख के देख लीजिएगा, हो जाएगा ये, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ ना, ये सीजी टेट में ये पूछने की पॉसिबिलिटी इसकी 99% है, मैं बता रही हूँ आपको। चाहे वो आपके विषाणु हो गए, जीवाणु हो गए, या अलग जो जेनेटिक्स वाले जो भी आपके रोग हो गए हैं, है ना, जितने सारे जो बताई हूँ मैं, उसमें से कहीं से ना कुछ क्वेश्चन कंफर्म है आएगा। आप अब उसको देख लीजिएगा, अगर आपको इग्नोर करना आप इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे जो लग रहा है कि पॉसिबिलिटी जहां से ज्यादा है मैं वो आपको करा रही हूँ। अब मुझे ये तो नहीं पता कि सामने वाले जो है वो एग्जाम में क्या ही दिए हैं, वो दिए रहते तो मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन ही करा देती कि इस क्वेश्चन को पढ़िए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो जहां से लगता है कि पॉसिबिलिटी है, एनालिसिस करने के बाद मैं वो चीजें आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये कोड, और उसका डिकोड भी मैं आपको बताई हूँ। अब हम प्रॉपर विटामिन के नाम के हिसाब से देखते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल, जिसको मैंने कोड में, ये जो कोड बताई हूँ ना, ये कोड किस चीज का, विटामिन के नाम का कोड है। बाकी आपको पता है विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के, जिसमें से सिर्फ बी में हम आगे उसके बारे में B1, B2, B3 ऐसा पढ़ते जाएंगे, बाकी और किसी भी विटामिन में नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। देखो रेटिनॉल ना आपका नाम से क्लियर होना चाहिए, आई में होता है रेटिना, है ना, तो ये आंख से संबंधित वाला प्रॉब्लम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। रतौंधी मतलब रात में अंधापन, रात में दिखाई नहीं देता। अब ये नहीं ना कि लाइट ही नहीं है तो किसी को नहीं दिख रहा है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, पर लाइट ऑन है, ये हल्का फुल्का भी थोड़ा बहुत अंधेरा उसमें नॉर्मल पर्सन को दिख जाता है, पर जो इस बीमारी से ग्रसित हैं या जिसमें विटामिन ए की कमी होती है, उसको रात में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। या हल्का सा शाम भी होता है जिसमें पर्सन चल फिर सकते हैं, उसमें भी इनको देखने में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका विटामिन ए। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल मतलब रेटिना, रेटिना मतलब आंख, तो आंख से संबंधित है। रतौंधी मतलब रात में देखने में प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B1। ओनली बी नहीं है ना, B1 है फिर B2 ऐसा आते जाएगा। तो विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सीक्वेंस में बताई है, रेटिनॉल है, ये थायमिन है, ठीक है। तो थायमिन जो है, इसकी कमी से क्या रोग होता है, बेरी रोग होता है। ये बेरी रोग में क्या होता है, पैर में ना, मतलब जैसे एक आप लोग देखे हाथी पांव वाला नाम सुने हो ना, तो वैसा टाइप का होता है, हल्का सा सूजन आ जाता है, चलने में दिक्कतें आती है बेरी रोग में, ठीक है। तो विटामिन B1 में क्या होता है, इसका नाम है थायमिन, और इसकी कमी से क्या रोग होता है, बेरी रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब जो मैं बता रही हूँ आपको। बाकी इसमें और भी कमी से होने वाले रोग होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उसी को करेंगे, बाकी चीजें नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 को ही ना विटामिन जी भी कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। देखिए यहाँ पे मैंने रा लिखा है, राइबोफ्लेविन। अब 3 नाम याद हो गए, रेटिनॉल, थायमिन और राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन में क्या होता है, इसमें होता है आपका, इसकी कमी से होने वाले रोग में किलोसिस होता है और शरीर के भार में कमी आती है, ठीक है। तो किलोसिस में क्या होता है, जो त्वचा है ना, त्वचा में रूखापन आता है, त्वचा में रूखापन आता है और शरीर के भार में कमी होती है, ठीक है। ये किस में होता है, विटामिन B2, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए B1 हो गया, B2 हो गया, B2 को ही जी बोला जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B3। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, देखिए नी लिखी हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी नहीं है, निकोटिनेमाइड या उसी को नियासिन बोला जाता है। विटामिन B3 को निकोटिनेमाइड या नियासिन, ये दोनों नाम उसी का ही है। या तो निकोटिनेमाइड बोलेंगे, अगर निकोटिनेमाइड नहीं दिया ऑप्शन में तो नियासिन जरूर देगा, ठीक। तो विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, पिलाग्रा रोग होता है और बाल का सफेद होना होता है, ठीक है। पिलाग्रा आपका ये भी रूखापन वगैरह से रिलेटेड है, तो बस याद रखिएगा पिलाग्रा जो रोग है ये विटामिन B3 की कमी से होता है, और विटामिन B3 का नाम क्या है, निकोटिनेमाइड या उसी को नियासिन बोला जाता है। क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए B4 हम नहीं पढ़ेंगे, B4 में कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है विटामिन B5, ठीक है। अब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं 5 का मतलब उसको पेंटा बोलते हैं, तो ये यहीं से याद हो जाएगा। देखिए विटामिन B5 को ही विटामिन M भी बोला जाता है, और इसका नाम क्या है, पेंटाथेनिक एसिड, या इसको पेंटाथेनिक एसिड भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे B5 में देखिए मैंने पे लिखा हुआ है, ये नी किस चीज का है, नियासिन का है या निकोटिनेमाइड का है।
पे क्या हो जाएगा, पेंटाथेनिक एसिड या पेंटाथेनिक एसिड। चूंकि 5 है, 5 को पेंटा बोलते हैं, तो पेंटाथेनिक एसिड, ये आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। तो इसकी कमी से क्या होता है, बालों की समस्या आती है। अब बालों की समस्या में हो सकता है झड़ना, रूखापन, ये सारी चीजें आ जाएगा। तो बालों की समस्या, अगर बाल सफेद के बारे में बात करेगा तो आपको विटामिन B3 का लेना है, और अगर बालों की समस्या बोलेगा तो विटामिन B5 को लेना है। क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B6। ये जो विटामिन B6 है इसको वाई बोला जाता है। अब 6 का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सा। हम लोग केमिस्ट्री में ये चीज पढ़े हैं, याद करिएगा। तो हेक्सा मतलब क्या होता है, देखिए विटामिन B6 को क्या बोला जाता है, पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। ठीक है, B6 को पायरिडॉक्सिन, और इससे जो होने वाले इसकी कमी से होने वाला रोग है इसको बोला जाता है एनीमिया। ठीक है, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसका एक और नाम है, ये मैं आप लोगों को होगा तो थोड़ी देर में इसको मैं बताती हूँ। ठीक है, विटामिन B6 इसी को वाई बोलते हैं, और इसका जो नाम है ये है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग का मतलब ब्लड में जो कमी आती है, एनीमिया रोग का मतलब ही वही है। उसमें लक्षण क्या होता है कि बॉडी में ब्लड में कमी आ जाती है। ठीक है, तो रक्त अल्पता, रक्त में कमी बोला जाएगा तो भी एनीमिया को ही बोल रहा है। अगर एनीमिया आपको ऑप्शन में नहीं देगा तो रक्त की कमी ऑप्शन में देगा। ये किससे होता है, विटामिन B6 की कमी से होता है, जिसमें से विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। क्लियर है ये। देखिए अब ये वाला एक बार इसको फिर से याद कर लीजिए, ये क्या है, रेटिनॉल है, ये क्या है आपका, थायमिन है, और ये क्या है आपका, राइबोफ्लेविन है। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दूसरा भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नी से हो जाएगा निकोटिनेमाइड, या इसी को नियासिन बोला जाता है। पे से हो जाएगा पेंटाथेनिक एसिड, और पा से हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। ठीक, ये वाला पेयर हो गया, ये वाला पेयर हो गया। अब नेक्स्ट हम ये वाला तीसरा जो 3 का पेयर है इसको करेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, B7। B7 को बोला जाता है बायोटीन। ठीक है, B7 है, B7 का जो विटामिन का नाम है इसको बोला जाता है बायोटीन। और इससे क्या प्रॉब्लम आती है, बालों का झड़ना, बालों का बहुत अधिक झड़ना जो प्रॉब्लम है ये विटामिन B7 से होता है। ठीक है, विटामिन मतलब B7 की कमी से होता है, जिसका नाम है बायोटीन। क्लियर है। इसके बाद देखिए B7 के बाद हम B8 नहीं पढ़ रहे। जिस प्रकार हमने B4 नहीं पढ़ा है उसी प्रकार हम B8 भी नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं B9। देखिए B9 और B11, B10 भी नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, B9 और B11 ये दोनों को एक साथ, चाहे B9 को पूछे चाहे B11 को पूछे, B9 में भी वही है, फोलिक एसिड होता है B9 का मतलब, और B11 का मतलब भी फोलिक एसिड होता है। विटामिन का जो नाम है ये, तो इसीलिए मैं दोनों को यहाँ पे एक साथ लिखी हूँ। अगर विटामिन B11 है ना ये, सॉरी, तो विटामिन B9 और B11, अगर B9 दिया है और किसी ने B11 नहीं पढ़ा है तभी भी क्या हो जाएगा, जो चीज आप B9 में पढ़ रहे हैं वही चीज B11 में भी एज इट इज है। इसीलिए मैं दोनों को एक साथ मर्ज करके बता रही हूँ आपको। विटामिन B9 या विटामिन B11 इसका नाम है फोलिक एसिड, और इसमें क्या होता है, ये भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। ये जो विटामिन है, जो फोलिक एसिड है, ये क्या है, भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 को बोला जाता है साइनोकोबालेमिन। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबालेमिन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, बायो हो जाएगा आपका बायोटीन, फॉली से हो जाएगा फोलिक एसिड, और साइनो से हो जाएगा साइनोकोबालेमिन, है ना। तो साइनोकोबालेमिन में क्या होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और इसमें घातक रक्त अल्पता मतलब बहुत ज्यादा रक्त की कमी। एनीमिया में क्या होता है, रक्त की कमी, लेकिन विटामिन B12 में घातक रक्त अल्पता मतलब इतना ज्यादा ब्लड की कमी होती है कि बहुत ही ज्यादा वाला। ठीक, फिर नेक्स्ट है देखिए B कॉम्प्लेक्स हमारा कंप्लीट हो गया। B1 कौन कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, B1 पढ़ा है, B2 पढ़ा है, B3 पढ़ा है, B4 नहीं पढ़े हैं। फिर नेक्स्ट हम B5 पढ़े हैं, B6 पढ़े हैं, B7 पढ़े हैं। इसके बाद B8 नहीं है, B9 पढ़े हैं, फिर B10 भी नहीं है, B11। तो B9 और B11 दोनों को हमने एक साथ मर्ज करके पढ़ा है, और लास्ट हमने पढ़ा है इसमें B12। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है, देखिए ये भी हमारा सीक्वेंस हो गया। आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पे पहुंच गए हैं ये वाले पेयर में। तो विटामिन सी यहाँ पे ए लिखा है मैंने, तो ए से मतलब है एस्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी का नाम क्या है आपका एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए क्या लिखा है मैंने, विटामिन डी। विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग मतलब जो आपका जैसे पैर की हड्डियां जो होती है ना, वो ऐसा पैर धनुष आकार का हल्का सा उसमें मुड़ जाता है। तो ये जो होता है आपका धूप जो है, अगर जो प्रॉपर सूर्य का उनको नहीं मिल पा रहा है धूप वगैरह, तो उसके कारण से होता है रिकेट्स रोग जो है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसा धनुष आकार बन जाता है, जो पैर होता है ना ऐसा हल्का हल्का ऐसा मुड़ जाता है, ऐसा धनुष आकार का बन जाता है। ठीक है, सॉरी ये इसका है ना, ये रिकेट्स का है। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन ई। देखिए अब हमारा टॉफी में आ गया ना, हम लोग लास्ट पहुंच गया, टॉफी मिलेगा खाने को तो टॉफी में पहुंच गए। टॉफी टो से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। इसी टोकोफेरॉल मतलब जो विटामिन ई है इसका नाम है टोकोफेरॉल और इसे क्या कहा जाता है, प्रजनन विटामिन कहा जाता है। क्यों प्रजनन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि विटामिन ई की जो विटामिन ई जो है ये प्रजनन में सहायक होता है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन संबंधी व्याधियां मतलब जो बंधियापन जो होता है ना, वो विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं या इसी को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और लास्ट जो है विटामिन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, व्यापम में सबसे ज्यादा विटामिन के बारे में ही जिक्र होता है। ठीक है, तो विटामिन के जो है इसको बोला जाता है फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, ये दोनों इसी का विटामिन के का ही नाम है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ब्लड क्लॉथिंग प्रॉब्लम, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि रक्त के थक्के से संबंधित विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के होता है। क्लियर है, विटामिन के की कमी से जैसे जब चोट लगता है अपन को तो वहां से ब्लड आना स्टार्ट होता है, पर कुछ टाइम के बाद ब्लड रुकता है। ब्लड का रुकना जरूरी है क्योंकि ब्लड नहीं रुकेगा तो सारा ब्लड तो बॉडी से निकल ही जाएगा, फिर तो हमारे पास ब्लड ही नहीं बच पाएगा, है ना। तो ब्लड का थक्का जमने का मतलब वही है कि अगर वहां पे थक्का जम रहा है तो उसके बाद से जो ब्लड का बहाव है, मतलब जो शरीर से जो बाहर आता है वो नहीं आएगा, तो हमारा ब्लड सेव रहेगा। लेकिन अगर जिनमें विटामिन के की कमी है तो उनमें अगर थोड़ा भी चोट लगता है और ब्लड जो है बाहर आता है तो वो कंटिन्यू बाहर आते जाता है, उसमें ब्लड क्लॉथिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा घातक होता है। क्लियर है, तो जितने विटामिन है मैं आपको बताई हूँ, साथ में आप याद करते चलिएगा। और अगर नहीं है, एक बार आप यहाँ पे पढ़ लिए, एक बार आप नोट करिएगा और एक बार और पढ़ लीजिएगा। ये 3 बार में ये चीजें हो जाएगी आपकी। तुरंत का तुरंत करिए क्योंकि अभी आपके पास और उसको बचा के रखने के लिए टाइम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसको टाइम लगेगा आपका 10 से 15 मिनट। 2 टाइम्स पढ़ लीजिए, चलो 30 मिनट भी, 30 मिनट अगर आप दे रहे हैं तो कम से कम आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें लॉस क्या है, कोई लॉस नहीं है। ऐसा टॉपिक पढ़ना जिसमें आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन वहां से आएगा कि नहीं आएगा, और ऐसा टॉपिक जिसमें आपको पता है कि क्वेश्चन आना श्योर है, तो आप उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करिए जिसपे पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो उस पे टाइम देने में कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है। ठीक, एक बार इसको कर लीजिएगा और ये हर एक एग्जाम में काम आता है, सिर्फ सीजीटेट में नहीं, आगे और भी एग्जाम में ये काम आएंगे आपके, आप जो भी एग्जाम दिलाएंगे। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे विटामिन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलने वाले हैं न्यूट्रिशन, या जिसको बोला जाता है पोषण। जैसे मैं आपको बताई हूँ कि स्रोत से क्वेश्चन आता है कि जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसके स्रोत क्या है, प्रोटीन है, इसके स्रोत क्या है। तो नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पोषण, ये जो न्यूट्रिशन है, इसमें भोजन के अव्यय कौन कौन सा होता है, मतलब पोषण किस चीज के लिए जरूरी है, हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। हम जो भोजन कर रहे हैं तो उसमें जितनी चीजें होती है यही पोषण का एक स्तर कहलाता है ना। तो भोजन के अव्यय में देखिएगा क्या क्या रहते हैं, क्या क्या हमारे खाने के लिए, जैसे सिर्फ ऐसा तो नहीं ना कि हम सिर्फ चावल ही चावल खाते हैं, उसके साथ आपको दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। क्यों चाहिए, सिर्फ चावल ही खा के ऐसा नहीं ना, वो टेस्ट वाली बात नहीं है, टेस्ट वाली भी बात होती है। प्लस आपकी बॉडी के लिए जो जो चीजें जरूरी है, प्रोटीन जरूरी, कार्बोहाइड्रेट जरूरी, वसा जरूरी है, खनिज लवण जल सब जरूरी है। तो क्या हम बिना पानी के रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं। क्यों, क्योंकि जल भी हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, चावल भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, दाल रोटी हर एक चीज हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। तो हर एक चीज का हम कुछ ना कुछ मात्रा लेते ही हैं, है ना। तो यही सारी चीजें भोजन के अव्यय कहलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें अगर देखा जाएगा तो यह आपका प्रोटीन, प्रोटीन के बाद वसा,
वसा के बाद जल, जल के बाद खनिज लवण, इसके बाद है विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखिए जैसे कि इसमें यह है कि विटामिन ए जो है इसके लिए आपका स्रोत क्या हो सकता है, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए स्रोत। तो हर एक जो विटामिन है इसमें जो स्रोत है ना वो रिपीट हुए हैं। जैसे किसी में अगर आपका दूध है तो बाकी और किसी न किसी में भी वो चीज है, तो इसलिए मैं ये चीज नहीं बता रही हूँ, क्योंकि विटामिन में ना स्रोत उतना नहीं पूछेगा जितना वो प्रोटीन में पूछ सकता है, कार्बोहाइड्रेट में पूछ सकता है। जैसे विटामिन ए है तो इसके लिए क्या रहेगा, जो कैरोटीन युक्त जो भी रहेगा, जैसे उसमें गाजर वगैरह है तो वो चीजें उसके स्रोत में आ जाएगा। तो ये इसमें तो चलो ठीक है कैरेटिन, पर बाकी में ना रिपीटेड हुए हैं, तो वो रिपीट हुए मतलब उससे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, विटामिन का नाम या विटामिन के का नाम क्या है, ये उसकी कमी से क्या होता है, ये इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो चलिए क्या बताइए मैं आपको, भोजन के अवयव में प्रोटीन, प्रोटीन के बाद वसा, वसा के बाद जल, जल खनिज लवण, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है कि आप किस चीज को पहले सीक्वेंस में करते हैं। अगर आपको पहले कार्बोहाइड्रेट करना है तो आप कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बताई हूँ कि इतने सारी जो चीजें हैं ये भोजन के अवयव है जो कि न्यूट्रिशन में शामिल है। ठीक, तो अगर इसमें देखा जाएगा कि एनर्जी के लिए, मतलब आपको एनर्जेटिक रखने के लिए, आपके शरीर में ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है, तो हमारे इसको ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा। एनर्जी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों चीजें जो है एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनर्जी या ऊर्जा के लिए। फिर नेक्स्ट है रिपेयर के लिए, बॉडी रिपेयर या मरम्मत के लिए। जैसे कि अगर हमको चोट लगती है तो ऐसा होता है ना कि किसी किसी का चोट जल्दी ठीक हो जाता है, किसी किसी का लेट से होता है। क्यों, क्योंकि बॉडी रिकवर पे डिपेंड करता है। तो ये जो मरम्मत, ये जो रिपेयर वाली जो चीजें हैं ये किसके थ्रू होता है, प्रोटीन के थ्रू होता है। मतलब हमारे बॉडी में प्रोटीन की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हर एक चीज को रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है ना, उसी प्रकार हमारी बॉडी को भी रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म या जो उपापचय, उपापचय भी क्या होता है, जैसे हम लोग जो चीजें खा रहे हैं वो उसके पाचन के लिए अगर बोला जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली डाइजेशन के लिए या उसके मेटाबॉलिज्म के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, या कौन उसके लिए जिम्मेदार है, या कौन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन और मिनरल्स, ये दोनों जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तीनों जो बताई हूँ ना मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एनर्जी के लिए क्या आवश्यक है, एनर्जी ऊर्जा के लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। इसके बाद रिपेयर या मरम्मत के लिए है प्रोटीन, और मेटाबॉलिज्म या उपापचय के लिए है विटामिन और मिनरल्स। क्लियर है ये, इसको आप लोग ऐसा एक लाइन में बना लीजिएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमारा क्या क्या चीज कंप्लीट हो गया, इसमें मैंने आप लोगों को विटामिन बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, आपको यहीं से दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट रहती है। क्लियर है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक, तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये किस अनुपात में रहता है, तो किस अनुपात में रहता है, 1:2:1। कैसे 1:2:1, यहाँ पे देखिएगा C का क्वांटिटी कितना है, 6 है, ये C का क्वांटिटी हो गया 6, H का क्वांटिटी कितना है, 12 है, ये H का 12 हो गया, और O का क्वांटिटी कितना है, 6 है। अब अनुपात का मतलब उसको भाग दे देना, तो सबको आप भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, मतलब C और H और O ये तीनों में अनुपात कैसा है, 1:2:1 का अनुपात है। क्लियर है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये रासायनिक यौगिक होते हैं, और लास्ट में मतलब पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है जब बॉडी में गया तो वो कार्बोहाइड्रेट के ही रूप में गया है, लेकिन जब डाइजेशन हो गया, जब पाचन हो गया, उसके बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है।
कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट के ही रूप में जाता है, लेकिन पाचन के पश्चात वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। इसके आगे का चलिए मैं और बताती हूँ आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में। यहाँ तक का आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिएगा और चीजें आप साथ में याद करते हुए चलिएगा। इतनी सारी मेहनतें मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, इतना एनालिसिस करके अगर इससे क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि देखो टाइम कम है तो वो चीज पे ज्यादा फोकस करिए जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा चीजें भी नहीं करा रही हूँ और जो इम्पोर्टेंट है उतनी चीजें करा रही हूँ। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे क्वेश्चन बन जाएगा तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, मेरे लिए ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, बस रहेगा कि हाँ मैडम के पास पढ़े हैं तो आप मैडम ने सही पढ़ाया है। ठीक, तो बस इसको नोट कर लीजिए और नोट करके एक रीड ले लीजिएगा एग्जाम के जाने से पहले। देखिए आज आपका 14 है, 14 के बाद अब कितने दिन बच गए, 15, 16, 17, ओनली 3 डेज बचे हैं। तो आप क्या करिएगा, अभी जैसे जो चीजें मैं बता रही हूँ उसको आप कैरी कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक। अब ये जो 2 दिन बचे हैं ना, इसमें आप कुछ कुछ चीजें को पढ़ लीजिए, लेकिन आज से ही आपने जो पिछला पढ़ा है ना उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नया पढ़ते रहेंगे और आपने जो पुराना पढ़ा है वो आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो पढ़े हैं वो भी नहीं बना के आ पाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। ठीक, तो अभी जो है चीजें अगर नया पढ़ रहे हो, जैसे दिन में आप नया पढ़ लीजिए और नाइट में क्या करिए उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए। तो रिवीजन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए। रिवीजन, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता है। तो जितना आप पढ़े हैं अगर चाहते हैं कि वेस्ट मत जाए तो उसको अभी से रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आगे आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट को कंटिन्यू कराऊंगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे का। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए मैं आपको उधर पे भी बताई थी कि एनर्जी के लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों को बताई थी मैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक, अब इसके बाद देखिए जो ग्लूकोज है, जैसे कि मैं आपको इसमें पहले बताई हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो जब बॉडी में जाता है तो कार्बोहाइड्रेट के ही रूप में जाता है, लेकिन जब डाइजेस्ट होता है या पाचन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीनेशन से या ऑक्सीकरण से कितने एटीपी का निर्माण होता है, कितने एटीपी का, 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्लियर है, एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। क्लियर है, इसके बाद जो एक एटीपी है, 1 एटीपी बराबर कितना होता है, 34 किलो जूल ऊर्जा। एक एटीपी किसके बराबर होता है, 34 किलो जूल ऊर्जा के बराबर होता है। क्लियर है, तो 38 एटीपी जो है ऊर्जा वो किसके बराबर होगा, तो 38 एटीपी ऊर्जा जो है, अगर एक में आप 38 का गुणा कर रहे हैं तो 34 में भी क्या करेंगे, 38 का गुणा करेंगे, है ना। तो 38 एटीपी बराबर क्या हो जाएगा, 1292 किलो जूल ऊर्जा। ठीक है, 1292 किलो जूल ऊर्जा। ये इससे ऐसा फैक्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए जैसे एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ये कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो एक एटीपी बराबर कितना होता है, एक एटीपी बराबर 34 किलो जूल ऊर्जा होता है। तो 38 एटीपी बराबर कितना हो जाएगा, 1292 किलो जूल ऊर्जा हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज जो है, यहाँ पे 1 ग्लूकोज है, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.2 किलो कैलोरी, जिसको KCAL करके शो करते हैं। यहाँ पे अगर किलो कैलोरी हिंदी में नहीं दिया है तो इसको कैसे देगा, KCAL। इसका मतलब भी क्या होता है, किलो कैलोरी होता है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीनेशन से या ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जो डिजिट्स बता रही हूँ मैं, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, पॉली मतलब बहुत। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन से 3 प्रकार है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक,
अब क्वेश्चन ये बनेगा कि मोनोसैकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट का जो एक प्रकार है मोनोसैकेराइड, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये किसका है? मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। इसके बाद डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल देखा जाएगा तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। इसको कोई कोड वगैरह बना के आप लोग याद कर लीजिएगा, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? डाइसैकेराइड का। तो जो माल्टोज है ये किससे बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के संयोजन से क्या बनता है? माल्टोज बनता है। क्लियर है? इसके बाद सुक्रोज किसके संयोजन से बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के संयोजन से या दोनों को एडिशन से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। फिर नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज किसके संयोजन से बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के संयोजन से लैक्टोज बनता है। क्लियर है ये? इसके बाद है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज और काइटिन। ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज और काइटिन, ये जो है आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्रोत में कब आएंगे, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में आएंगे, उसमें भी टेंशन मत लीजिए, पर जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, तुरंत याद करते जाइए। मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब सिंगल, इसके बाद डाई, 2 सैकेराइड मतलब डाइसैकेराइड, पॉली मतलब बहुत, तो पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसको जीएफ करके याद रख लीजिएगा, जीएफ। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। इसके बाद डाइसैकेराइड का एग्जांपल है एमएसएल। एमएसएल ये आपको जो ऐसा याद रहता है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, अब माल्टोज जो है किससे बनेगा? देखो यहाँ पे इसी को लेकर के चलिएगा। माल्टोज जो है सिर्फ ग्लूकोज और ग्लूकोज के संयोजन से बनेगा। ठीक है, इसके बाद सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के संयोजन से बनेगा। इसके बाद लैक्टोज में क्या रहेगा? ग्लूकोज, तीनों में ग्लूकोज कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी ग्लूकोज कॉमन है, देखिए ये वाले में भी, ये वाले में भी और ये वाले में भी। अब सेकंड में ग्लूकोज फिर से रिपीट होगा, दूसरे वाले में ग्लूकोज की जगह ये फ्रुक्टोज आ जाएगा और तीसरे वाले में ग्लूकोज के साथ क्या रहेगा? ये लैक्टोज तो रहेगा, लेकिन कैसा वाला लैक्टोज? उसमें गै करके लग जाएगा तो गैलेक्टोज हो जाएगा ये। क्लियर है? इसके बाद पॉलीसैकेराइड में हो जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज और काइटिन। ठीक, ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं। एक बस रीड लेना, अभी जैसे एक बार रीड ले रहे हो ना, बस इतना ही रीड लोगे ना, ऑप्शन देख के बन जाएगा आपसे, और ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट के कार्य में क्या है, ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? आप जब खाना खा रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद जब वो आपका डाइजेस्ट होता है, मतलब बॉडी जितने को एब्जॉर्ब कर पाता है उसी से ही तो आपको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं वसा में परिवर्तित होकर संचित भोजन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड है, इसमें डीएनए व आरएनए के मुख्य घटक होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है ये डीएनए और आरएनए के मुख्य घटक होते हैं। ये डीएनए और आरएनए के बारे में अभी मत पढ़िए, अभी नहीं बताऊंगी इसको, जब मैं आपको साइंस पर्टिकुलर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए प्रोटीन को संरक्षित रखते हैं। कौन प्रोटीन को संरक्षित रखते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और लास्ट है, सेल्यूलोज के रूप में पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है, पादपों मतलब जो प्लांट है इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं सेल्यूलोज के रूप में। क्लियर है? ये 4 इसके कार्य हो गए। अब फाइनली हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बहुत सारा है जिसको मैं आपको अलग से क्लासिफाई करके बताऊंगी, आप इसको किस प्रकार से याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, इसमें आप अनाज से रिलेटेड वाले को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, अनाज से रिलेटेड क्या क्या आ जाएगा? गेहूं, चावल। हर किसी को पता है ये कि चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और हमारे लिए चावल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए अनाज से रिलेटेड हम पहले पढ़ने वाले हैं, आप तुरंत याद करते चलिए। पहला कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में हम किससे संबंधित पढ़ रहे हैं? अनाज से संबंधित पढ़ रहे हैं।
ऐसा किसी में नहीं दिया है कि अनाज से संबंधित है कि ये किससे संबंधित है। मैं आपको याद करने के लिए ऐसा बता रही हूँ, ताकि आपको एक साथ अगर दे देगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे इसको, तो अलग से क्लासीफाई करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ये। तो अनाज से संबंधित क्या क्या है? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ। ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ, ये 6 किससे संबंधित है? अनाज से संबंधित है। कौन कौन सा? गेहूं, चावल, जौ, या गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा और जौ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले मीठा वाला। नेक्स्ट जो है, पहला क्या किए थे? अनाज, दूसरा मीठा वाला। मीठा वाला कैसे रहेगा? देखो, शक्कर, गुड़ और शहद, ये तीनों मीठा से संबंधित है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है, या कार्बोहाइड्रेट का ये स्रोत है। पहला अनाज हो गया, दूसरा मीठा वाला हो गया। मीठे वाले में क्या क्या रहेगा? गुड़, शक्कर और शहद। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले? फ्रूट से संबंधित करने वाले हैं। फ्रूट से संबंधित, जरूरी नहीं है वो फ्रूट्स नॉर्मल वाले फ्रूट्स हो सकते हैं, सूखे वाले भी होंगे, है ना। तो देखिए इसमें क्या है? सूखे फल। देखो, सूखे फल अलग से दिया गया कि सूखे फल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो मैं इसके नीचे अंजीर लिखी हूँ क्योंकि अंजीर में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो अंजीर कैसा है? सूखा वाला अंजीर। ठीक है, सूखा अंजीर मिलता है मार्केट में, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। सूखा फल से रिलेटेड आप अंजीर कर सकते हैं, है ना। अलग से सूखा फल है ना, सूखा फल के अंतर्गत अंजीर है, ऐसा नहीं बता रही हूँ मैं। सूखा फल भी आता है, उसमें अंजीर भी रहता है, तो इसको बस ऐसे याद रखना, याद रखने के लिए कि सूखा फल है तो सूखे फल में अंजीर आता है, तो अंजीर भी आएगा इसके बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पका फल। पका फल में क्या याद रखेंगे? केला याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है रसीले फल। रसीले फल में आप क्या याद रखेंगे? गन्ना याद रखेंगे। ठीक है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में सूखे फल भी आते हैं, पके फल भी आते हैं, रसीले फल भी आते हैं, अंजीर भी है, केला भी है और गन्ना भी है। पर मैं इसको ऐसा क्लासीफाई की हूँ कि सूखे फल, तो सूखे फल से संबंधित आप कोई फ्रूट याद रख लीजिएगा। तो फ्रूट याद रखोगे तो ऐसा ही फ्रूट याद रखोगे जो जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। तो सूखे फल अंजीर, पके फल में केला याद रख लीजिए, रसीले फल में गन्ना याद रख लीजिए। क्लियर है ये? इसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं जो आपका जड़ वाला, जो कंद जो होता है ना, इससे संबंधित। जैसे आलू जो है वो प्रॉपर जमीन में जड़नुमा रहता है, मतलब वो कंद कहलाता है। तो कंद से रिलेटेड वाली चीजें करने वाले हम लोग। देखो, सबसे पहला अनाज से संबंधित, दूसरा मीठा वाला किए हैं, तीसरा फ्रूट से संबंधित किए हैं, लास्ट 4th नंबर का क्या करें हम? कंद से संबंधित। तो कंद से संबंधित में आलू रहेगा, शकरकंद रहेगा और चुकंदर रहेगा। ठीक है, आलू, शकरकंद और चुकंदर। अब लास्ट बच गया आपका मिल्क और मीट। देखो, ऐसा बोला जाता है कि मिल्क और मीट को एक साथ नहीं खाते हैं, लेकिन कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एक साथ नहीं याद करेंगे। तो हम क्या करेंगे? मिल्क और मीट को एक साथ लास्ट में याद रखेंगे। मतलब दूध और जो मांस है इसमें भी क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट के ये स्रोत हैं। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जिसके लिए आप लोग अभी तक वेट कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करिए। सबसे पहला अनाज से संबंधित गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ। ठीक, फिर नेक्स्ट मीठा वाला किए हैं। मीठे वाले में क्या क्या किए हैं? शक्कर, गुड़ और शहद किए हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या किए हैं? सूखे फल, मतलब आपके फ्रूट्स से संबंधित किए हैं। सूखे फल में किसको लेके चल रहे हैं हम? अंजीर को लेकर के चल रहे हैं। पके फल में किसको लेकर के चल रहे हैं? केला को। मतलब केला अलग है, पका फल अलग है, पर मैं उसको वैसा याद रखने के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? रसीले फल। तो गन्ना एक फल नहीं है, हालांकि उसको आप फल नहीं बोल सकते, पर रसीला उसमें है, तो आप रसीले फल में गन्ना को ले लीजिएगा याद रखने के लिए। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हम क्या किए हैं? हम कंद वाली चीजें की हैं, आलू, चुकंदर और शकरकंद किए हैं। फिर लास्ट में क्या है? मिल्क और मीट। ये इतने सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। क्लियर है? यहाँ तक आप पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट मैं आपको और भी स्रोत बताऊंगी। आई होप कि आपको चीजें पसंद आई होगी और आप क्लास ही याद किए होंगे। पढ़ाने का यही एक तरीका है मेरा कि आपको चीजें, मैं अगर आप अभी सामने होते या क्लास जैसे ऑफलाइन क्लासेस अगर अटेंड करते हैं तो तुरंत ऑन द स्पॉट क्लास में ही चीजें याद कर लीजिए और बाद के लिए इसको नहीं बचा के रखिए। ठीक है, ऐसे भी आपके पास टाइम कम है, तो मुझसे जितना हो सके कि मैं आपको जितना इजी वे पे ला के दे सकूं मैं उतना ट्राई कर रही हूँ। और आपको कोई दिक्कतें आती हैं तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो भी आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। और क्लासेस पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।